हेलो बच्चों, जैसा कि हमें पता है हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और जो पिछली क्लासेस हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। राउट लॉ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। किस बेस पर डिवाइड करना है? तो कह दो राउट लॉ के बेस पर डिवाइड करना है। राउट्स लॉ के बेस पर डिवाइड करना है। जो राउट लॉ को फॉलो करेगा, मतलब क्या कि हम कहेंगे राउट लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है या ओबे करने का क्या मतलब है, ठीक है। और यहां लिख देंगे डू नॉट ओबे, यानी कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कि ओबे का क्या मतलब कि मतलब यह है कि राउट लॉ क्या कहता था कि अगर हम कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर को हम उसके काई टाइम्स कर दें तो ये है, या कंपोनेंट 2 का P2 को हम काई 2 कर दें, ये कंडीशन अगर होगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। या एक और तरीका है, हम जब ग्राफ को कंबाइन कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे? P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अगर ये भी कंडीशन, अगर ये सही है, ये सही है और ये सही है, तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये खास बात है उसका नाम देंगे क्या? आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम कहेंगे ये नहीं होता है, मतलब क्या? P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट इंटू काई1, या P1 इज लेस देन P1 नॉट इंटू काई1, या यही कंपोनेंट 2 पर भी वही होगा, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन का, ठीक है, P2 नॉट इंटू काई2। तो हम कहेंगे कि ये राउट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है ना। गड़बड़ तो बाद में देखेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। तो कुल मिला के आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जो राउट लॉ को ओबे करेगा। तो अब हमें आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ना है और इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं आप, दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया एक मोटी मोटा डेफिनेशन, और अब हम इसे लिखेंगे, समझेंगे और 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितना बढ़िया है, 4 पॉइंट्स, सिर्फ 4 पॉइंट्स रेडी, मतलब टॉपिक हमारा रेडी है। तो पहला पॉइंट क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर से बता दें, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, हम कहेंगे द सॉल्यूशन विच ओबे द राउट्स लॉ over entire range of concentration is called Raoult's law। ठीक, तो राउट लॉ में आपको मैंने बता दिया था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई1, या P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू काई2, या P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसलिए हम इसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है इट डू नॉट शो एनी डेविएशन। तो डेविएशन शो नहीं करेगा, क्या मतलब है इसका? मतलब कि हम लोगों ने देखा था एक ग्राफ, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
हमने क्या लिया था, प्योर वाटर लिया था। प्योर वाटर लिया मतलब Chi1 इक्वल टू 0 लिया, अरे सॉरी 1 लिया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आएगा। देखो बेटा ये है हमारा वेपर प्रेशर और ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, ये वाला साइड। तो प्योर है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसे P1 नॉट से रिप्रेजेंट किया गया था। अब देखिए ध्यान से, ये इस समय मैक्सिमम होगा और जो ही इसमें कुछ मिलाएंगे, दूसरा कंपोनेंट अगर हम मिलाएंगे तो मान लो थोड़ा सा मिलाया तो ये कम होगा, कम होते 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 एकदम जीरो कब हो जाएगा, जब हम सोल्यूट मैक्सिमम जीरो कर देंगे, सॉरी जब हम Chi1 जो है एकदम जीरो कर देंगे। ठीक है, Chi1 मैक्सिमम है तो प्रेशर यहां पर ज्यादा है, इसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे प्योर कंपोनेंट का। और जब Chi1 जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया। अब यहां पर Chi2 की बात करेंगे। अब यहां Chi2 जो है 1 रहेगा तो इसका जो प्रेशर रहेगा वो ऐसे होता हुआ आएगा, इसे हम कहेंगे P2 नॉट और यहां पर Chi2 इक्वल्स टू 0 रहेगा। फिर से समझ लीजिए, Chi1 यहां मैक्सिमम है तो Chi2 यहां मिनिमम है, मतलब कि ये प्योर कंडीशन का स्टेज है। इस समय प्योर कंडीशन में जो कंपोनेंट का प्रेशर होता है उसको हम P1 नॉट कहते हैं। यहां पर ये Chi2 प्योर है, यहां पे Chi1 प्योर है, मतलब यहां कंपोनेंट 2 प्योर है, यहां कंपोनेंट 1 प्योर है। अब हमने ये वाली कंडीशन P2 की है तो P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू Chi2 और ये कंडीशन P1 की है तो यहाँ इस कंडीशन पे क्या है, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू Chi1 की कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो हमारा है ये है P टोटल यानी P1 प्लस P2। इसमें कोई डेविएशन नहीं है, जैसा लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही राइट हैंड साइड है, इसलिए हमने कहा कि ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक, कितने पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट हुए। पहला कि राउट लॉ को फॉलो करता है, डेविएशन नहीं होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा और तीसरा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, आइए समझिए। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट हम क्या है, डेविएशन। मैंने देखा कि हमने डेविएशन कोई नहीं था, तो क्यों डेविएशन नहीं था। तो मान लो एक कंपोनेंट है और इसी के बगल में एक और कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट हैं, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, अब ये हमने ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हमने कहा, इसे मान लिया हमने कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट A। तो अब ये A है तो इसमें खाली A होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे AA इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे इसे, है ना। अब देखिए बगल वाला ये, अब मान लो ये हमारा दूसरा कोई है ना, कंपोनेंट है, मान लो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तो अब हम कहेंगे कि ये हमारा मान लो ये BB कंपोनेंट है। अब क्या करना है, इसको मिला देना है, समझना इसे। तो जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक बाइनरी सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखो ये प्योर था तो हमने इसे कहा था P1 नॉट, है ना, या यहाँ पे A लिया गया है तो हम PA नॉट भी कह सकते हैं। ये B है तो इसे हम कहेंगे P2 नॉट, मान लिया ये सोल्यूट है, या हम इसे कहेंगे PB नॉट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बना, तो थोड़ी देर के, मान लो ये वाटर है और ये अल्कोहल है, मैं फिर से कह देता हूँ, मान लो ये वाटर है और ये हमारा अल्कोहल है, तो वाटर अल्कोहल है। अब जो है यहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लिया हमने ये वाटर का यहाँ वेपर बना, ठीक है, प्योर वाटर का, और ये यहाँ प्योर अल्कोहल का वेपर बना। ठीक है, इसे कलर से इसे दिखा देते हैं, कलर से। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 नॉट, यहाँ कंपोनेंट A है PA नॉट, या हम ऐसे कर सकते हैं, इसे करेंगे क्या, P2 नॉट, या लिख देंगे PB नॉट। अब देखिए यहां पर भी तो कम वेपर बनेगा वाटर का, और किसका बनेगा, अल्कोहल का।
लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये दोनों प्योर हैं लेकिन ये सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन फेज में है। तो हम कहेंगे यहां पर जो प्रेशर है कंपोनेंट 1 का, देखो भैया P1 नॉट है, सॉल्यूशन बनने के बाद नॉट हट गया, तो क्या होगा P1 नॉट टाइम इंटू Chi1, ऐसे लिखेंगे P1 इक्वल टू P1 नॉट। और इसी में P2 का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू Chi2। यही है हमारा राउल्ट लॉ। या दोनों का प्रेशर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐसा क्यों हुआ, क्यों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, इसकी बात अगर कर रहे हैं तो जो कंडीशन यहां पे थी है ना वैसी ही कंडीशन है, कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां ए के मॉलिक्यूल सिर्फ बने हुए हैं, ध्यान से देखो ये सिर्फ ए से मिलके बना है, तो ए के बीच का जो अट्रैक्शन है ठीक वैसा है जो यहां पर ए बी का अट्रैक्शन है। तो जैसे ए का अट्रैक्शन है, जैसे बी का अट्रैक्शन है, वैसे ही ए बी का अट्रैक्शन है। तो जितना वेपर यहां होगा उतना ही वेपर यहां होगा और यहां पर कोई डेविएशन नहीं आएगा। क्लियर? तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन इज सिमिलर टू बी ए इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन। ओके, इसे हम क्या कह सकते हैं? मान लिया हमने इसे कहा सोल्यूट मान लिया या सॉल्वेंट मान लिया, आपकी मर्जी है। क्योंकि ए कंपोनेंट है, या इसे 1 कह देंगे तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, 2 कह देंगे तो सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा, यानी कि जैसे सॉल्यूशन बनने के पहले इंटरेक्शन था वैसे ही सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन है। इसका मतलब है इसीलिए सॉल्यूशन बनने के पहले ए का इंटरेक्शन ठीक वैसे है जैसा सॉल्यूशन बनने के बाद है, इसलिए उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। चौथा पॉइंट एग्जांपल का है, सबसे खास। तो कह देंगे कि ऐसी सिचुएशन जहां कहीं भी आपको दिखेगी कि सॉल्यूशन बनने से पहले का इंटरेक्शन और बाद का इंटरेक्शन एक है, जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो पहला एग्जांपल ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ए पार्टिकल बी पार्टिकल मिलने पे जो बना वो ए बी पार्टिकल जैसा पहले था वैसा बनने के बाद है। दूसरा एग्जांपल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन का, जैसे ब्रोमो इथेन यानी कि CH3Cl और क्लोरोइथेन CH3Br, क्लोरो ब्रोमो। ये देखो जो जैसे सिचुएशन यहां है वैसे ही सिचुएशन यहां भी है। ठीक है, अब आएगा अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेंजीन प्लस टॉलुइन, बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इंटरेक्शन पहले है वही इंटरेक्शन बाद में है। तो 4 पॉइंट हमने देखा राउल्ट लॉ को जो फॉलो करता है, दूसरा पॉइंट हमने देखा जो डेविएशन शो नहीं करता है, तीसरा पॉइंट हमने देखा ग्राफ बना के देखा डेविएशन नहीं शो करता है, तीसरा कि इंटरेक्शन जो पार्टिकल के हैं जो पहले थे जैसे वैसे ही बाद में है इसलिए कोई डेविएशन नहीं होगा, और चौथा पॉइंट एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब यही काम हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन ओबे करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन डिसओबे करेगा, यानी कि उसके ऊपर राउल्ट लॉ लगाएंगे तो कुछ गलत आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आइए समझिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक,
तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में आपको पता है कि अगर हम P1 किसके बराबर था, P1 नॉट इंटू काई1 के, P2 किसके बराबर था, P2 नॉट इंटू काई2 के, या P टोटल किसके इक्वल था, P1 प्लस P2 के था, लेकिन यहां नहीं होगा, मतलब कि नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल्स टू। ओके, अब देखिए यहां पे डेविएशन होगा तो दो तरीके से कोई चीज डेविएट होती है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, यहां मैं लिख दूंगा पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, ठीक है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पीक, हमें ये याद रखना होगा। पीक मतलब ऐसे पहाड़ बनेगा ऊपर की तरफ, देखो कैसे होना, कैसे चाहिए था, होना चाहिए था कुछ ऐसे, एकदम क्लियर, P टोटल ऐसे, यहां पर भी कैसे होना चाहिए था, ऐसे ही यहां पर भी होना चाहिए था, लेकिन था, है ना, होना चाहिए था और होने में बहुत अंतर है। ठीक, और ऐसे, लेकिन हुआ क्या, पॉजिटिव डेविएशन हो गया, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, मतलब कि यानी कि डेविएशन हम पॉजिटिवली ऐसे दिखाएंगे, पीक बनाएंगे, इसमें भी पीक बनाएंगे, इसमें भी पीक बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। बाकी आपको याद है ये वेपर प्रेशर है, ये काई है, ये काई1 इक्वल्स टू 1 है, ये काई1 इक्वल्स टू 0 है, ये काई2 इक्वल्स टू 0 है, और ये काई2 इक्वल्स टू 1 है। सेम सिचुएशन यहाँ है, ठीक है, यहाँ वेपर प्रेशर लिख देते हैं P1 नॉट, यहाँ लिख देते हैं P2 नॉट, दिस इज P1 नॉट, P2 नॉट, यहाँ पर काई1 इक्वल्स टू 1, काई1 इक्वल्स टू 0, काई2 इक्वल्स टू 0 और काई2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा काई और ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर। तो देखो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन है, पीक बना है, तो नेगेटिव डेविएशन है तो यहाँ डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन मतलब खड्डा, ऐसे गड्ढा टाइप का बनेगा। तो अब सवाल उठेगा, 2 पॉइंट, पॉजिटिवली डेविएट करता है, दूसरा पी फॉर पीक बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों होगा, तो इसी पॉइंट इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि डेविएशन क्यों होगा। देखिए क्या है, मान लिया हम किसी एक कंपोनेंट की बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे। मान लो ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला है, कंटेनर क्लोज कर दिया, कंटेनर क्लोज कर दिया। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्कोहल की, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एल्कोहल है। अब ये इसको मिलाया गया है, इसमें एल्कोहल में मिलाया गया है साइक्लोहेक्सेन, यहां लिख देता हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन मिलाया गया है। साइक्लोहेक्सेन कैसा है, ऐसे होगा, हाइड्रोकार्बन है, पोलर नहीं है। अब देखो यहां क्या है, इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, ये दोनों आपस में मिला दिए गए हैं। तो अब यहां पर मैं इथाइल अल्कोहल के कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, P लिखूंगा C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल का यहां जो वेपर प्रेशर है उसकी बात हम करेंगे। यहां पर ध्यान से देखो भाई, यहां पर इसकी बात करेंगे, इसके प्रेशर को हम यहां कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कहेंगे, P0 C2H5OH इंटू काई ऑफ C2H5OH के बराबर होता, अगर ये आइडियल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव डेविएट करेगा, मतलब कि जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा हो जाएगा। यहां पर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा, मतलब इथाइल अल्कोहल का वेपर यहां ज्यादा बन गया। हाँ, सब कुछ भूलो, फिर से समझो, यहां पर इथाइल अल्कोहल का वेपर कम है,
यहां पर इथाइल अल्कोहल का वेपर ज्यादा हो गया है, मतलब इसीलिए तो हम इसे पॉजिटिव डेविएशन कह रहे हैं। तो क्या है, अब बताइए ये वेपर कैसे बना होगा। कह दो भाई यहाँ अल्कोहल के मॉलिक्यूल जुगलबंदी करके चिपके हुए होंगे अट्रैक्शन से, और यहाँ पर भी अट्रैक्शन से चिपके हुए होंगे, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन हो ना हो यहाँ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो ये यहाँ भाग रहे हैं, भाग भाग के यहाँ खेलने जा रहे हैं। अरे भैया बच्चे यहाँ घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, अट्रैक्शन है, लॉकडाउन हट गया तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे, बाहर खेलने लगेंगे, भीड़ लग जाएगी बाहर खेलने वालों की। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इथाइल अल्कोहल, ध्यान से समझना, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जब वो साइक्लोएल्केन से मिलेगा तो साइक्लोएल्केन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इस वजह से अट्रैक्शन यहां वीक हो जाएगा और डेविएशन पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मतलब? कहेंगे कि अगर सॉल्यूशन बनने के पहले कंपोनेंट का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो और बाद में वो वीक हो जाए तो हम कहेंगे अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, ठीक है, वीक हो जाए, लॉकडाउन हट जाए। ओके, तो लिखेंगे ए इंटरेक्शन, ठीक, और बी इंटरेक्शन इज ए इंटरेक्शन, अल्कोहल का इंटरेक्शन वहां पर कैसा था? स्ट्रांग था, आर स्ट्रांगर देन ए बी इंटरेक्शन। फिर से देखो, पहले वाला स्ट्रांग था, बाद वाला वीक है, ठीक है। अब इसका उल्टा यहां कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए और बी इंटरेक्शन। अब क्या बचा? अब थोड़ा सा हमें क्या समझना है, इसका एग्जाम्पल है ना। तो एग्जाम्पल हमें कैसे ढूंढना होगा? अब देखो, यहां पहले इंटरेक्शन मजबूत था, बाद में कमजोर हो गया, पहले स्ट्रांग था, बाद में वीक हो गया। यहाँ उल्टा है, पहले जो है वीक था, बाद में स्ट्रांग हो गया। इसमें पहले लॉकडाउन लगा, इसमें बाद में लॉकडाउन लगेगा, ठीक। बच्चे खेलेंगे। आइए अब इसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं। कुल मिला के पॉजिटिव डेविएशन में कुछ ऐसा खोजो कि पहले हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और कुछ ऐसा खोजो कि पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, नेगेटिव के लिए। तो यहां हम लिख देते हैं नेगेटिव डेविएशन। यहां क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन है एग्जाम्पल? देखो, पहला एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, CH3CH2OH प्लस एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। पहले कौन सा बॉन्ड था, बाद में कौन सा बॉन्ड टूट गया, याद करिए। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH CH3CH2OH प्लस वही वाला एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन वाला, ठीक। इसके अलावा और ले लेते हैं एसीटोन प्लस बेंजीन CH3COCH3 और प्लस बेंजीन, ठीक है। अरे भाई ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, ओके। एक और एग्जाम्पल होता है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन CH3COCH3। तो ये हो गए 4 एग्जाम्पल इसके, किसके पॉजिटिव के। अब 4 एग्जाम्पल लेंगे किसके? नेगेटिव डेविएशन वाले के। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल ले देता हूं मैं। नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल
तो नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल लेंगे हम किसका, नेगेटिव डेविएशन का। तो कौन होगा, पहला ले लेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CHCl3 और प्लस CH3COCH3। क्या कहा था, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो और बाद में हो जाए। तो अब देखो बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं जाए, जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, CH3COCH3। अब जब इसमें क्लोरोफॉर्म जोड़ोगे, CHCl3, एक Cl दूसरा Cl तीसरा Cl, यही तो है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन जाएगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, या पहले वीक था बाद में स्ट्रांग हो गया। जब स्ट्रांग हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, यानी जितना होना चाहिए उससे कम होगा, उसी को हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, और कौन कौन से एग्जांपल होंगे, फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल और प्लस फिनॉल प्लस एनिलीन NH2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो फेमस ले लेते हैं ना, वाटर और नाइट्रिक एसिड वाला, वाटर और प्लस HNO3। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। तो हमने देखा कि किस तरह से 4 पॉइंट्स पे हम कंपैरिजन करेंगे। पहला राउट लॉ के बारे में, दूसरा उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, तीसरा क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में, और चौथा उसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक, तो ये रहा हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। और अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉप। तो आइए उसे हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है, एजियोट्रॉप्स तो कह दो एजियोट्रॉप एक सोल्यूशन है ना। क्या है बेटा, कह देंगे इट इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो कैसा सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन कैसा है इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि देखो, मान लो कि एक हमारे पास सोल्यूशन लिया गया, ये मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें हम कंटेनर में सोल्यूशन लेंगे, है ना। अब इसमें हमने सोल्यूशन ले रखा है और इसमें मिलाया क्या हुआ है, मान लो इसमें मिलाया गया है वाटर और एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल लिया गया है, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है आपको पता है, वाटर सॉल्वेंट फेज में है तो 1 रहेगा, ये एल्कोहल है सॉल्यूट में। तो अब देखो जो वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा इसमें क्या होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे क्या होगा, है ना। वही सेम चीज़ मैं भी लिखने जा रहा हूँ। वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो होगा Chi1, और वाटर एल्कोहल का जो फेज होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो Chi2 होगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वाटर का वेपर बनना शुरू होगा और एल्कोहल का भी वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो वाटर और एल्कोहल का जो है, अब देखो ये जो है हमारा है क्या, लिक्विड सोल्यूशन है, ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन है, और लिक्विड सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखो ये तुम्हारा क्या बना, कहते ये तो बना गैसियस सोल्यूशन बना। अरे भाई इसमें गैसियस सोल्यूशन ही तो है, इसमें है क्या क्या, वाटर का वेपर है और एल्कोहल का वेपर है, तो ये गैसियस सोल्यूशन तो बना। तो इसमें मोल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा वाटर का मोल फ्रैक्शन Y1 और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उसका Y2 एल्कोहल का। तो देखो भाई हम कहेंगे एजियोट्रॉप एक सोल्यूशन है, कह दो कैसा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, कह दो कि उसके अंदर 2 खास बातें होंगी। पहली खास बात क्या होगी कि Chi1
काई1 और y1 यानी कि जो कंपोजिशन आपका लिक्विड फेज में होगा वही वेपर फेज में होगा, यानी कि काई1 और काई2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी y1 और y2 की। ये लिक्विड फेज और ये गैसियस फेज या वेपर फेज। तो हम कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और सॉल्यूशन फेज में सेम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब जब लिक्विड फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों में लिक्विड फेज और गैसियस फेज में जब दोनों का कंपोजिशन इक्वल हो जाएगा तब हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर सकते। तो दो पॉइंट है, क्या लिख देंगे, पहला वाले को क्या लिख देंगे, लिखेंगे द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। दूसरा, इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा एजियोट्रॉप समझ में आ गया। हम कहेंगे एजियोट्रॉप वो होता है जिसमें जो हमारा कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज का सेम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एजियोट्रॉप्स। अब आएगा एजियोट्रॉप्स कितने तरह का होता है ये समझना है। तो हम लिखेंगे अगला जो टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। अब देखो इसमें कितने तरह के होंगे, है ना, ये देखो दो तरह के होंगे। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा इसका जस्ट उल्टा है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक, अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो आपको याद आ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, राउट लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, डेविएशन शो करेगा, उसी को हम वो जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन जो शो करेगा उसे हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अब इसका जो है एग्जाम्पल हमें देखना होगा। तो हम कहेंगे पहला पॉइंट तो हम ये बता देंगे, हम कह देंगे कि द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच डेविएट पॉजिटिवली, है ना, फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरे वाले में लिख देंगे, है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, अब एक जो सबसे खास बात है लिखेंगे फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, इंटरमीडिएट कंपोजिशन ठीक है, द टोटल वेपर प्रेशर of such solution will be the highest and boiling point will be
द लोएस्ट। ठीक है, अब देखो भैया, वेपर प्रेशर हाईएस्ट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट। अब इसमें इसी को जस्ट हम बता लेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, टोटल बिकम प्रेशर लेस देन the corresponding ideal solution of the same composition, so the boiling point of such solution are increased। ठीक, अब आएगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा इथेनॉल प्लस वाटर, यानी कि C2H5OH और प्लस वाटर। ठीक है, कितना कंपोजिशन होता है, कह दो 95% और 5%। इसमें हम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और HNO3 और प्लस वाटर। तो HNO3 कितना परसेंट, 68%, और वाटर कितना 32%। मतलब कि इस कंपोजिशन पर अगर हम कोई सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, एल्कोहल और वाटर का, यहाँ मान लो एल्कोहल और वाटर का कोई सोल्यूशन लिया गया, तो यहाँ पर एल्कोहल है, तो मान लो एल्कोहल को हम Ki2 मान लेते हैं, इसको Ki1 मान लेते हैं, तो बताओ 0.95, 95 of 0.95 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0.05। अब ये मान लो वेपर है, यहाँ वेपर बन गया, तो Y2 भी वैसे ही रहेगा 0.95, और Y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेम 0.5। ये दोनों कंपोजिशन वेपर फेज का लिक्विड फेज का सेम हो गया, इसलिए हम इसे एजियोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।